नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, इग्निशिया अमारा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसे एक विरोधाभासी उपचार कहती है, मतलब एक पैराडॉक्सल रेमेडी। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द विरोधाभासी, यही इसकी पहचान है एक तरह से। तो आज हम खास तौर पर इग्निशिया अमारा द पैराडॉक्सिकल रेमेडी नाम के स्रोत को देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के हिसाब से इग्निशिया की मुख्य बातें क्या हैं और खासकर वो कौन से विरोधाभास हैं जो इसे इतना अनूठा बनाते हैं। सही है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस व्यक्तित्व से जिसके लिए इसे ज्यादातर उपयुक्त माना जाता है। स्रोत एक तस्वीर बनाता है, थोड़ी घबराई हुई सी प्रकृति, संवेदनशील, आसानी से उत्तेजित होने वाली महिलाएं। हाँ, और अक्सर काले बाल और गहरी त्वचा वाली, लेकिन स्वभाव से सौम्य। चीजों को जल्दी समझने वाली और तेजी से काम करने वाली भी। बिल्कुल। यहीं पर स्रोत एक तुलना करता है पल्सिटिला से। और थोड़ा अनिर्णायक। तो ये कंट्रास्ट शुरू से ही दिखता है। हाँ, और यही विरोधाभास, जैसा आपने कहा, इग्निशिया की कहानी का अहम हिस्सा है। स्रोत इन्हें महान विरोधाभास कहता है। ये बड़े अजीब लक्षण हैं जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे हैं। सही। इन्हीं पर पहले ध्यान देना जरूरी है, ये समझने के लिए कि इग्निशिया कैसे काम करता है, या यूं कहें कि किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो कुछ उदाहरण दें इन विरोधाभासों के। हाँ, कई हैं। जैसे स्रोत बताता है कि अगर कानों में गूंजने वाली आवाज है, मतलब टिनिटस, तो संगीत सुनने से कई बार वो बढ़ जाता है। ये यूं कहें कि शोर से शायद थोड़ी राहत मिल जाए। ये कितना अजीब है। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ। और वो बवासीर वाला उदाहरण। वो भी है। आमतौर पर बवासीर में चलने फिरने से दर्द बढ़ता है, बिल्कुल। पर यहाँ स्रोत कहता है कि चलने से आराम महसूस होता है। चलने से आराम। कमाल है। हाँ। और स्रोत में इसे दिखाने के लिए एक निशान भी है, मतलब वॉकिंग हेमरॉइड्स। अच्छा। मतलब से बेहतर तो तकलीफ बढ़ाने वाली चीजों के लिए भी कुछ होगा। हाँ, उसके लिए इंटू का निशान है, मतलब से बदतर। इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। फिलहाल कुछ और विरोधाभास देखें। गले में खराश है, दर्द है, लेकिन कुछ निगलने पर, चाहे वो खाना हो या पानी, दर्द कम हो जाता है। जबकि आमतौर पर निगलने से दर्द बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और पेट में खालीपन का एहसास, ऐसा लगना जैसे पेट बिल्कुल खाली है पर खाना खाने के बाद भी वो खालीपन नहीं जाता। ये कैसे हो सकता है? यही इग्निशिया की पहेली है स्रोत के अनुसार। और खांसी भी ऐसी ही, जितना ज्यादा खांसो उतनी और खांसी उठती है। जैसे खांसी खुद को ही बढ़ा रही हो। हाँ, बिल्कुल। और एक और अजीब बात, चलते चलते अगर अचानक रुक जाएं तो खांसी शुरू हो सकती है। अच्छा। स्रोत इसकी तुलना एस्टफिल नाम की किसी और चीज से करता है। ये शारीरिक विरोधाभास तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या मानसिक या भावनात्मक स्तर पर भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, बिल्कुल है, बल्कि शायद और भी ज्यादा। स्रोत कहता है कि मानसिक स्थिति बहुत बहुत तेजी से बदल सकती है। कैसे, मतलब? एक पल में शायद कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो और अगले ही पल गहरे दुख में डूब जाए या फूट फूट कर रोने लगे। अरे। हाँ, मूड का ये बदलना, ये स्विंग बहुत तेज और अचानक होता है। स्रोत इसकी तुलना कॉफिया, क्रॉकस और नक्स मॉस्केटा से करता है। पर इग्निशिया में ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। जिसे हम मूडी कहते हैं, वो यहाँ बहुत तीव्र रूप में दिखता है। लेकिन दुख में हंसी आना, ये तो समझ से बाहर है। तो अजीब। स्रोत ये नहीं बताता कि क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। नर्वस सिस्टम का संतुलन बिगड़ गया हो जैसे। और भी हैं, जैसे यौन इच्छा तो है, पर साथ में नपुंसकता का अनुभव हो रहा है। या फिर जब ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है, तब खूब प्यास लगती है। हाँ। लेकिन जब तेज बुखार है, शरीर तप रहा है, तब बिल्कुल प्यास नहीं लगती। ये भी उल्टा है। और बैठे बैठे आराम करते हुए भी चेहरे का रंग बदलता रहता है, कभी लाल कभी पीला। तो ये बाहरी लक्षण मन की उथल पुथल को ही दिखा रहे हैं शायद। बहुत हद तक। स्रोत इसे उन लोगों से जोड़ता है जो किसी गहरे दुख या शोक में लंबे समय से हैं, और उस वजह से वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुके हैं। अच्छा। एक खास लक्षण है बिना चाहे गहरी आहें भरना, बार बार। स्रोत इसकी तुलना लैकिसिस से करता है। और पेट के ऊपरी हिस्से में वो जो गड्ढा सा होता है, वहां कमजोरी और खालीपन का बहुत गहरा एहसास, जो जैसा हमने पहले कहा, खाना खाने से भी ठीक नहीं होता। इसकी तुलना हाइड्रास्टिस और सेपिया से की गई है। तो क्या ये दुख या शोक ही मुख्य कारण है इन सबके पीछे? स्रोत इन्हें बहुत अहमियत देता है। गुस्सा, दुख या प्यार में निराशा, इन भावनाओं के बुरे असर का खास जिक्र है। तुलना कैलकेरिया फॉस और हायोसाइमस से की गई है।
ऐसे लोग अक्सर अकेले में अपनी काल्पनिक परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं हाँ। और अकेले रहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाते रहते हैं। और वो संवेदनशीलता जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है, बेहद संवेदनशील मिजाज, एक नाजुक चेतना। व्यक्ति अस्थिर हो सकता है, अधीर, अनिर्णायक, यहाँ तक कि कभी-कभी झगड़ालू भी। अच्छा। जब सब ठीक हो तो बड़े मिलनसार होते हैं, पर जरा सी कोई बात हो जाए, कोई भावना ठेस पहुंचाए तो आसानी से परेशान हो जाते हैं। बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। और जरा सी नुक्ताचीनी भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जरा सा विरोध या आलोचना उन्हें गुस्सा दिला सकती है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस बात पर खुद से ही गुस्सा आता है कि उन्हें गुस्सा क्यों आया। एक तरह का अंदरूनी संघर्ष। ये तो भावनाओं का बड़ा उलझा हुआ जाल है। क्या बच्चों में भी ये दिखता है? स्रोत एक उदाहरण देता है बच्चों का। अगर ऐसे बच्चे को डांटा जाए या सजा मिले, जैसे बिस्तर पर भेज दिया जाए, तो वो सच में बीमार पड़ सकता है या नींद में उसे दौरे या झटके आ सकते हैं। अरे बाप रे, मतलब भावनात्मक चोट का इतना गहरा शारीरिक असर। हाँ, ये दिखाता है कि मन कितना संवेदनशील है। स्रोत बुरी खबर सुनने या मन में दबे हुए दुख या फिर शर्म और अपमान महसूस होने के बुरे प्रभावों का भी जिक्र करता है। इसकी तुलना स्टेफिसाइगेरिया से की गई है, जो अपमान के बाद होने वाली दिक्कतों के लिए जानी जाती है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये भावनाओं का तूफान शरीर पर भी अजीब निशान छोड़ता होगा। वो सिरदर्द वाला लक्षण क्या था? हाँ, शारीरिक लक्षण भी उतने ही अनोखे हो सकते हैं। वो सिरदर्द वाकई खास है। स्रोत कहता है जैसे सिर के एक तरफ किसी एक छोटे से हिस्से में कोई कील अंदर से बाहर की तरफ ठोंक रहा हो। कील? हाँ, नेल लाइक पेन। इसे क्लेवस हिस्टेरिकस भी कहते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस तरफ दर्द है, उसी तरफ करवट लेकर लेटने से आराम मिलता है। जबकि दबाव से तो दर्द बढ़ना चाहिए। सही कहा। स्रोत इसकी तुलना कॉफिया, नक्स वोमिका और थूजा से करता है। कील जैसा सिरदर्द जिस पे लेटने से आराम मिले। ये ध्यान रखना होगा। और तंबाकू का क्या था? तंबाकू के प्रति बहुत ज्यादा अरुचि, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिगरेट पीना तो दूर, अगर कोई पास में पी रहा हो, उसके धुएं से भी सिरदर्द शुरू हो सकता है या बढ़ सकता है। अच्छा। तो ये उन चीजों में से है जिनसे तकलीफ बढ़ती है। मतलब टोबैको स्मोक, ठीक है। मतलब से बदतर और भी ऐसे कुछ अजीब शारीरिक लक्षण है? कुछ और भी हैं, जैसे बात करते हुए या खाना चबाते हुए गाल का अंदरूनी हिस्सा काट लेना बार बार। हाँ, ये होता है कभी कभी। पर यहाँ शायद ज्यादा होता हो। और खाते समय चेहरे पर पसीना आना, पर सिर्फ एक छोटी सी जगह पर, पूरे चेहरे पर नहीं। नहीं, बस एक छोटे से हिस्से पर। और दर्द के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, जरा सा दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। स्रोत कॉफियां और कैमोमिला से तुलना करता है इस मामले में। पाचन तंत्र की बात करें तो पेट का खालीपन तो भाई जो खाने से ठीक नहीं होता। हाँ, पाचन से जुड़ी भी कई अजीब बातें हैं, जैसे कब्ज, खास तौर पर गाड़ी में सफर करने के बाद। या कभी कभी लगता है जैसे पेट की मांसपेशियां काम नहीं कर रही, उस वजह से कब्ज। शौच जाने की इच्छा बहुत तेज होती है, पर वो इच्छा पेट के ऊपरी हिस्से में ज्यादा महसूस होती है। स्रोत विराट्रम से तुलना करता है। और शौच के समय दर्द बहुत होता है, इतना कि डर लगने लगता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये उन महिलाओं में ज्यादा होता है जो रोजाना कॉफी पीती हैं। कॉफी भी तकलीफ बढ़ा सकती है। और बवासीर और वो मलद्वार बाहर आने वाली बात, उसका क्या विवरण है? हाँ, बवासीर और प्रोलैप्सिस एनी माने मलद्वार का बाहर आ जाना, इस पर भी स्रोत बताता है। प्रोलैप्सिस हल्का सा जोर लगाने पर, झुकने पर या वजन उठाने पर भी हो सकता है। तुलना नाइट्रिक एसिड, पोडोफाइलम और रूटा से है। और ये तब बढ़ जाता है जब मल ढीला हो। ये भी तो एक विरोधाभास हुआ। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। बवासीर में हर बार शौच के साथ मस्से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें वापस अंदर करना पड़ता है। और मलाशय में तेज चुभने वाला दर्द होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। इसकी तुलना नाइट्रिक एसिड से है। और खास बात यह कि शौच के कई घंटों तक दर्द बना रहता है। इसकी तुलना रायटानिया और सल्फर से की गई है। सोते समय भी कुछ होता है? हाँ, सोते समय खासकर जैसे ही नींद लगनी शुरू होती है, हाथ पैर या पूरे शरीर में फड़कन, झटके या हल्की ऐंठन हो सकती है। और एक सामान्य बात है कि दर्द अक्सर छोटे सीमित दायरे में महसूस होता है। अच्छा, और बुखार का पैटर्न वो भी अलग था ना, ठंड लगने पे प्यास। हाँ, बुखार का पैटर्न भी एकदम विरोधाभासी है। स्रोत के अनुसार जब ठंड लगती है तो चेहरा लाल हो जाता है। ठंड में चेहरा लाल? हाँ, तुलना फेरम से की गई है। और प्यास सिर्फ ठंड लगने के दौरान ही लगती है। बाहरी गर्मी से जैसे रजाई ओढ़ने से ठंड में आराम मिलता है। ठीक है। लेकिन जब गर्मी लगती है, मतलब बुखार होता है, तो प्यास बिल्कुल नहीं लगती।
और गर्मी के दौरान अगर शरीर को ढकें तो गर्मी और बढ़ जाती है। जबकि नक्स वोमिका में ढकने से आराम मिलता है, जैसा स्रोत कहता है। बिल्कुल, ये नक्स वोमिका के ठीक उल्टा है। और एक और चीज, शिकायतें अक्सर बिल्कुल एक ही समय पर लौटकर आती हैं, जैसे कोई अलार्म लगा हो। तो ये सब अलग अलग बातें, विरोधाभास, भावनाएं, शारीरिक लक्षण, इन्हें कैसे जोड़ा जाए? वो हेरिंग का अवलोकन क्या था? हाँ, डॉक्टर हेरिंग का एक अवलोकन है स्रोत में। वो कहते हैं कि इग्नेशिया का महिलाओं की बीमारियों से करीब करीब वैसा ही रिश्ता है जैसा नक्स वोमिका का कुछ खास तरह के पुरुषों से। किस तरह के पुरुष? वो पुरुष जो रक्त प्रधान हो, मतलब खुशमिजाज, ऊर्जावान, या पित्त प्रधान हो, यानी थोड़े चिड़चिड़े, महत्वाकांक्षी। ये एक तरह से इग्नेशिया के असर के दायरे को बताने की कोशिश है। हेरिंग ने यह भी कहा था कि उस समय उत्तरी अमेरिका में नक्स वोमिका टाइप के लोगों से ज्यादा इग्नेशिया टाइप के लोग थे। अच्छा, ये तो एक दिलचस्प सामाजिक टिप्पणी हुई। हाँ, उस समय के समाज और स्वास्थ्य पर। तो इन सब जानकारियों को अगर एक साथ रखें तो कौन सी चीजें हैं जो इग्नेशिया के लक्षणों को बढ़ाती हैं और कौन सी आराम देती हैं? स्रोत आखिर में इनकी एक लिस्ट देता है। बढ़ाने वाली चीजें तंबाकू, कॉफी, ब्रांडी या शराब, छूना या संपर्क, हिलना डुलना, गति, तेज गंध और मानसिक भावनाएं, खासकर गुस्सा, चिंता और दुख। और आराम देने वाली चीजें? आराम देने वाली गर्मी, जोर से दबाना, इसकी तुलना सिनकोना से है, कुछ निगलना जैसे गले की खराश में, और चलना जैसे बवासीर में। तो यह सब मिलकर इग्नेशिया की एक बहुत जटिल, संवेदनशील और हाँ, विरोधाभासी तस्वीर बनाते हैं। ये कोई सीधी सरल रेमेडी नहीं लगती। ने की कोशिश की और जो बातें सबसे ज्यादा सामने आई वो हैं इसके गहरे विरोधाभास, जैसे दर्द का दबाव से या चलने से कम होना, ठंड में प्यास लगना, साथ ही वो तीव्र भावनात्मक संवेदनशीलता और दुख, गुस्सा या प्यार में निराशा जैसे खास ट्रिगर्स का असर। हाँ, और वो अनोखे शारीरिक लक्षण जैसे कील ठोकने जैसा सिर दर्द या पाचन की अजीब बातें। सही कहा, ये विवरण सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हैं, जैसा इस रेमेडी के वर्णन में दिखता है। स्रोत की ये बारीकियां, कील जैसा सिर दर्द, विरोधाभासी प्यास, दुख में हंसी, ये सब सिर्फ अजीब लक्षण नहीं, ये शायद उस व्यक्ति के अनुभव की जटिलता को दिखाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। एक आखिरी बात जो सोची जा सकती है वो ये कि स्रोत में दिए गए इतने खास और विस्तृत अवलोकन ये किसी व्यक्ति के जटिल अनुभव को समझने में कैसे मदद करते हैं। ये जानकारी का एक ऐसा संग्रह है जो बस ऊपर ऊपर से देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये विरोधाभास सिर्फ किसी गड़बड़ी का संकेत है, या फिर शायद ये शरीर का अपना एक तरीका है जीवन की मुश्किलों और भावनात्मक तूफानों से जूझने का, एक अनोखा तरीका। इस पर सोचा जा सकता है।